हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए बीपीएससी टीआरई 2 के लिए जो हम मैराथन क्लास लेकर के आए हैं, यह आज भूगोल से रिलेटेड अहम महत्वपूर्ण एक एक प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने इतिहास का प्रश्न किया है, यह भूगोल का प्रश्न है और तीनों का हम एक एक सेट रोज के हिसाब से अपलोड करेंगे। तो आइए हम बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। यह भारत के भूगोल है। भारत और जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें हम लोग टोटल देखेंगे एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो जब भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है तो ये जो बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि दक्षिणी स्थल सीमा से लगा हुआ, इसकी बात ना होकर के किसकी बात होगी, वह बिंदु बात होगी यहाँ दक्षिणी सीमा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है, जिसका अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट पे है। यहाँ स्थल सीमा का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो हम उस सीमा की बात करेंगे, उस पॉइंट की। उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी है या रामेश्वरम है या फिर इंदिरा पॉइंट है या इंदिरा कॉलिमेर है। तो ये पॉइंट कॉलिमेर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि भारत का जो सुदूर दक्षिणी है साउथर मोस्ट पॉइंट वो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और उत्तरी पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसको कहते हैं कि जब हम लोग देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश जिसे इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा, और उससे ऊपर उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये जो पेटी है भूमध्य रेखा के और कर्क और मकर रेखा के बीच की जो जगह है उसको उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। तो भारत के किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ से याद रख सकते हैं, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, झ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़ और म से मध्य प्रदेश। तो इस तरह से जो है यहाँ जो ऑप्शन है कि जिन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और वो उनके जो क्षेत्र आएंगे वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आएंगे। तो ये राजस्थान है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है। 8 में से 4 राज्य के ऑप्शन यहाँ दिए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इसका सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि अरब सागर की राजधानी किसको कहते हैं। भारत की जो स्थिति है प्रायद्वीपीय भारत उसे कहते हैं, जो 3 ओर से भारत का जो ये निचला हिस्सा है दक्षिणी का, ये 3 ओर से पानी से घिरा है। इधर ये अरबियन सी से, यहाँ पर ये हिंद महासागर थे, इधर बे ऑफ बंगाल से। तो इसमें अरब सागर की राजधानी के नाम से कौन जाना जाता है, मुंबई बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अरब सागर की जो राजधानी के नाम से जाना जाता है वह कोच्चि बंदरगाह को जानते हैं, यानी जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कश्मीर के झीलों के भंडार करेवा किसके लिए जाने जाते हैं। कश्मीर में जो झीलों के भंडार है करेवा, या केसर की खेती करने के लिए जाना जाता है, या फिर सीढ़ी नुमा खेती करने के लिए जाना जाता है, या सेब के बगीचे के लिए जाना जाता है, या फिर झूम खेती करने के लिए जाना जाता है। तो चौथा का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जो करेवा जाना जाता है वह केसर की खेती करने के लिए, यानी ए आंसर जो है सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। भागलपुर, श्रीनगर, मुरादाबाद और मैसूर। तो भागलपुर जो है बिहार में स्थित शहर है जो कि रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। श्रीनगर में भी रेशम उत्पादन का लिए जाना जाता है। मैसूर जो है यह कर्नाटक का शहर है। कर्नाटक जो है वो रेशम उत्पादन में अव्वल नंबर पर है। जो नहीं जाना जाता है वह मुरादाबाद जो कि यूपी में शहर है। और मुरादाबाद जो जाना जाता है जिस कार्य के लिए वह है पीतल के वस्तु के निर्मित के लिए, इसलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूगोल के अलग से भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है? या इरेटोस्थनीज को जाता है, या हिप्पार्कस को जाता है, या हिकैटियस को, या हेरोडोटस को? तो जो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जो स्थापित करने का श्रेय जाता है वो इरेटोस्थनीज को जाता है। अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि भूगोल का एक अलग अध्ययन के शास्त्र के रूप में इरेटोस्थनीज ने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की है? सौर प्रणाली जिसमें सूरज मुखिया है और उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी की स्थिति जो है वह सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरी है। तो इसकी खोज किसने किया है? गैलीलियो ने किया है, या जे.एल. बेयर्ड ने किया है, या कॉपरनिकस ने किया है, या फिर केपलर ने किया है? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि सौर प्रणाली की जो खोज करने का श्रेय जाता है वह कॉपरनिकस को जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, 8 ग्रह है तो इसमें आकार के हिसाब से सबसे जो ये है ग्रह है वह कौन है? तो 1 नंबर पर जो है सबसे छोटा ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? तो सबसे छोटा ग्रह के रूप में जो है वह बुध जाना जाता है। और पृथ्वी की स्थिति क्या है? तो आकार में पृथ्वी जो है वो 5वां बड़ा ग्रह है। इस प्रकार हम लोग अगर सही कूट इसका मिलाएं तो सबसे जो बुध है सबसे छोटा ग्रह है और पृथ्वी की स्थिति 5वें नंबर पर है। तो जो सही ग्रह है वह सबसे पहले आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर 5वें नंबर पर पृथ्वी, फिर शुक्र मंगल एवं बुध जो है अंतिम सबसे बड़ा छोटा ग्रह में बुध जाना जाएगा। यानी कूट जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में आ रहा है। तो इसलिए इसका सबसे सही उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उसके ग्रह का वेग नियत रहता है, या अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या अधिकतम होता है या जब सूर्य से दूर होता है, या फिर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 9वां नंबर प्रश्न के लिए कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हुए ग्रह हैं उसका वेग अधिकतम होता है जब वह ग्रह सूर्य से समीप होता है। यानी आंसर जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़ करके शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त घूमने का मतलब यह है कि वह बाएं से दाएं घूमने का कार्य करते हैं। तो वह कौन से 2 ग्रह हैं जिनको छोड़ करके बाकी सारे ग्रह जो है वह वामावर्त घूमते हैं? वह ग्रह बुध और शुक्र है, या पृथ्वी और शुक्र है, या अरुण और वरुण है, या फिर शुक्र और अरुण है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए यह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि शुक्र और अरुण ग्रह जो है इसको छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं वह वामावर्त जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सियाल, सीमा और नीफे जो पृथ्वी की परतों के हिसाब से बांटा गया, सबसे ऊपर में जो है सियाल है, और ये जिसको सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और उसके बाद जो बीच का हिस्सा है वो सीमा है यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और जो पृथ्वी का कोर वाला हिस्सा है ये नीचे का केंद्र के पास का उसको नीफे के नाम से जानते हैं यानी निकेल और फेरस। निकेल और फेरस अर्थात लोहा को ये जो भूगर्भ में जो बंटवारा करने का कार्य किया है यह कौन किया है? वैगन डर ग्रेट ने किया है, या फिर डेली किया है, या होम्स किया है, या स्वेस किया है? इसमें से कौन सा नाम सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा? तो 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में नाम जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि स्वेस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की जो वृद्धि होती है वह किस प्रकार से होती है? धरातल से जब हम लोग भूगर्भ की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या वृद्धि आती है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पर, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट पर, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है प्रति 32 मिनट पर, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है प्रति 32 फीट पर?
तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है हर 32 मीटर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यह वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वेगनर के अनुसार जो असत्य कथन है वो कौन सा है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व की सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, जिसे उन्होंने पैंजिया कहा था, जो कि सही है। अगला है कि पैंजिया टेथिस सागर के निर्माण महासागर से गिरा हुआ था, यह गलत कथन है। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि इंगारा लैंड के भाग थे, ये भी सही है। और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के अंग था, ये भी सही है। यानी जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि पैंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। तो पैंजिया किसको कहा उन्होंने कि विश्व के सभी महाद्वीप जो आपस से घिरे थे उसको पैंजिया उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि देशांतर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना होता है। तो जो देशांतरों की संख्या है उसके हिसाब से जब हम लोग भाग करते हैं तो एक देशांतर से जो दूसरे देशांतर के बीच का समय है वो लगभग 4 मिनट का समय होता है। यानी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो उस समय जो स्थिति बनता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में जो है 4 मिनट का लगभग समय लगता है। इसी वजह से जो देश देशांतर के पूरब में स्थित है, जब हम लोग ये पृथ्वी के मैप को पढ़ते हैं, यहाँ से जो ईस्ट में है उसका समय ग्रीनविच से जो ईस्ट में है 0 डिग्री देशांतर से, और जो वेस्ट में है तो वेस्ट में जो है उनका समय पीछे होता है, ईस्ट में जो है उनका समय आगे होता है। हमारे भारत की जो स्थिति है वो लगभग 82.5 डिग्री है। हालांकि शुरू तो हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से, लेकिन भारत का जो मानक समय देशांतर है वो 82.5 डिग्री पर रखा गया है। तो इस हिसाब से भारत का जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट इससे आगे है। हर एक डिग्री पर 4 मिनट जब हम लोग जोड़ेंगे उस हिसाब से कितना होता है 5 घंटा 30 मिनट जो है हमारा समय ग्रीनविच से आगे है, क्योंकि 1 घंटा में 15 डिग्री पार होता है और हमारा कितना है तो 15 × 5 = 75 हो गया। और फिर जो है इधर 4 मिनट के हिसाब से, तो ये इस हिसाब से अगर दिया जाए तो 82.5 डिग्री पुटता है, जो कि 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है और 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी है वह कहाँ पर है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा के समीप है या मकर रेखा के समीप है या विषुवत रेखा के। तो हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी की स्थिति है ये जो 0 डिग्री अक्षांश है जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं, और देशांतर इस प्रकार से खींचा जाता है। तो जो 1 डिग्री देशांतर पर जो सर्वाधिक दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर होती है और जो न्यूनतम दूरी है वो दोनों ध्रुव पर होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर, न्यूनतम दूरी जो है शून्य हो जाती है कहाँ तो ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इसका जो निर्धारण है वह 1662 में हुआ है, 1745 में हुआ है, 1884 में या 1947 में। तो सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी कि 1884 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आग्नेय शेल कहलाती है। आग्नेय शेल को किस नाम से जानते हैं। आग्नेय शेल जो है यह कठोर शेल के रूप में जानी जाती है या मौलिक शैल के रूप में जानी जाती है या गौण शैल के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि आग्नेय शेल जो जाना जाता है वह मौलिक शैल के रूप में जाना जाता है, यानी मूल चट्टान के रूप में जो है आग्नेय शैल को हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसको मौलिक शैल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि आग्नेय चट्टान को परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। तो जो सबसे असत्य कथन है इसका वो ऑप्शन नंबर डी है कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, ये गलत है। बाकी जो कथन है वो सत्य है कि आग्नेय चट्टान परतों का पूर्णतः अभाव रहता है, इन चट्टान में रवे पाए जाते हैं और ये जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंग कौन सा है। भूकंप का जो तरंग है वो 3 प्रकार का तरंग है, पी तरंग,
एस तरंग और एल तरंग। इसमें से जो सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंग है, जो सबसे ज़्यादा जान माल की हानि पहुंचाता है, वो है एल तरंग। यानी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर है किसका, क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, या कैरोबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या फिर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो जो पनामा नहर जोड़ती है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है यह कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? यह बिहार में प्रसिद्ध है, पंजाब में प्रसिद्ध है, मेघालय में, या फिर केरल में? तो जो सबसे सही उत्तर होगा 21वां नंबर प्रश्न के रूप में जो जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही उत्तर है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है यह मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है, यानी सबसे करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर कि सलेम संबंधित है। सलेम जो है वो लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है, या तांबा उत्पादन से, या पेट्रोलियम से, या सोना उत्पादन से? तो सलेम का जो उत्पादन है, सलेम जो संबंधित है वह ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि लोहा इस्पात उत्पादन से जो है सलेम का प्रमुख रूप से संबंध है, यानी ए जो है सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदियाँ, ये तीन जो प्रमुख नदियाँ हैं, महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये रामगढ़ के गुंबद से, या फिर पंचमढ़ी पहाड़ी से, या ग्वाल पहाड़ी से, या अमरकंटक पहाड़ी से? तो इसका जो 23वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर डी है कि जो महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उसमें भी सोन नदी जो है प्रवाहित हो जाती है उत्तर की ओर और आकर के पटना के समीप गंगा में मिलती है, और नर्मदा नदी जो है एक दूसरे के विपरीत दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखेंगे ये अमरकंटक के पहाड़ी से दोनों नदियाँ निकलती है और दोनों का दिशा बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है? या बिहार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में? किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है कोयना परियोजना? तो 24वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि कोयना परियोजना जो है यह महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजनाओं में से है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। आइए हम लोग 25वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है यह मालाबार तट पर पाई जाती है, या सुंदरवन में पाई जाती है, या फिर कच्छ के रण में, या फिर दंडकारण्य में? तो जो सही उत्तर है कि जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं यह मुख्य रूप से जो है सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन जो है ये सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर गंगा नदी जो है जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनता है, और सुंदरी वृक्ष के कारण जो है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यह 25 प्रश्नों तक का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तंबाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख 2 राज्य कौन से हैं? ये आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल है, या आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश व गुजरात है? तो 26वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो तंबाकू के उत्पादन में जो एक राज्य मुख्य रूप से जाना जाता है वो आंध्र प्रदेश है, और दूसरे जो है उसके साथ जो सम्मिलित राज्य है वो गुजरात है। यानी इस प्रकार जो 26वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है। बिहार में अगर हम लोग बात करें तंबाकू उत्पादन की तो उसमें समस्तीपुर जिला जो है यह अग्रणी जिलों में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ हम लोग को क्या करना है तो सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से कि कौन सी क्रांति किस चीज के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है। तो 27वां नंबर प्रश्न है कि खाद्य उत्पादन की वृद्धि, जिसमें खासकर गेहूं के लिए हरित क्रांति आया था। उसके बाद है दुग्ध उत्पादन, उसके लिए जो है श्वेत क्रांति आया था। उसके बाद जो है
मत्स्य उत्पादन जिसके लिए नीली क्रांति थी और उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति थी। इस प्रकार अगर हम लोग इसे कूट के रूप में मिलाए तो सबसे सही कूट क्या बन रहा है, तो 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही कूट ऑप्शन नंबर ए के रूप में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 28। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है कि सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है, तो एक और सूची में जो है हिमालय के प्रमुख भाग हैं, वहीं दूसरी ओर सूची में कौन सी दो नदियों के बीच की हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं वो सूची हम लोग को मिलाना है। पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक के भाग को जाना जाता है, तो ऑप्शन है 28वां नंबर प्रश्न का कि पंजाब हिमालय जो है यह पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु तथा सतलज के बीच की नदियों को जाना जाता है। और ये जो कुमायूं हिमालय है यह सतलज और काली नदी के बीच के भाग को जाना जाता है। उसी प्रकार नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के बीच के भाग को जाना जाता है। और असम हिमालय जो है यह तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच के भाग को जाना जाता है। इस प्रकार जो सबसे सही कूट है 28वां के लिए भी वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में ही जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। जूट का जो उत्पादन होता है वो कृष्णा डेल्टा के क्षेत्र में होता है, या गंगा डेल्टा के क्षेत्र में होता है, या नर्मदा डेल्टा के क्षेत्र में होता है, या फिर कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में होता है। तो जूट का जो महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र है वो बंगाल का क्षेत्र है। और बिहार के भी हमारे कुछ हिस्से जो है अररिया किशनगंज का इलाका जूट के उत्पादन में महत्वपूर्ण है स्थान है। और किशनगंज में जो है चाय की भी खेती होती है। तो जूट के उत्पादन की बात है तो ये पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में इसकी प्रमुख रूप से उत्पादन होती है। अर्थात हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कि गंगा डेल्टा के रूप में। भारत का जब बंटवारा हुआ, जो आज वर्तमान बांग्लादेश है, जब वह पूर्वी पाकिस्तान में हो गया, तो उस समय जो है भारत में जो सबसे अधिक अगर किसी चीज़ को लेकर के फर्क पड़ा तो वो जूट उत्पादन को लेकर के, क्योंकि जूट उत्पादन का जो मुख्य क्षेत्र था पूर्वी बंगाल का, वह जो है भारत से निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य जो है वो कपास की खेती के लिए नहीं जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और छत्तीसगढ़ है। तो कपास की खेती के लिए जो राज्य नहीं जाने जाते हैं वो हरियाणा है। यहाँ जो है खाद्य पदार्थों की खेती होती है, गेहूं चावल की प्रमुख रूप से यहाँ कृषि होती है। यानी 30वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में जो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए आया था उसके जनक कौन है। डी.वी. कुरियन है, डॉक्टर वी. कुरियन है, या श्री एस राव है, या श्री एस.के. भारद्वाज है, या फिर मोरारजी देसाई हैं। तो इसका जो 31वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि डॉक्टर डी.वी. कुरियन को जो है वो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का जो संकेंद्रण है यह कहाँ पाया जाता है। वातावरण में ओजोन का जो संकेंद्रण है सबसे ज़्यादा आयन मंडल में, या मध्य मंडल में, या समताप मंडल में, या क्षोभ मंडल में। तो ओजोन का जो सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है यह समताप मंडल में पाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है 32वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। उसके बाद है किसी भी स्थान पर वायुदाब को 2 बार बढ़ता है 2 बार घटता है, यह भी कथन सत्य है। इस तरह जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, अर्थात सारे जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि शांत पेटी किस रेखाओं की ओर पाई जाती है। शांत पेटी जो है यह भूमध्य रेखा की ओर पाई जाती है, कर्क रेखा की ओर, मकर रेखा की ओर, या फिर आर्कटिक वृत्त की ओर। तो शांत पेटी जो है यह भूमध्य रेखा की ओर पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार जो क्वेश्चन है कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर जो है यह वायु का मध्य स्थल प्रदेश है, या वायु का ऊपरी प्रदेश है, या वायुमंडल का निचला प्रदेश है, या क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित प्रदेश है। तो हम लोग जब एक तरफ से देखते हैं पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी पृथ्वी के जिस भाग पर रहते हैं और जो ये हमारा वायुमंडल का ये है, यह क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर जो स्थित है यह स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल हम लोग कहेंगे, समताप मंडल स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। 35वां नंबर प्रश्न का अगले कुछ इस प्रकार जो है हम लोग भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को किया है। जो हम अगला सेट लाएंगे वो जल्द ही
फिर इसका दूसरा सेट आएगा अगला प्रश्नों का, और इस इतिहास और भूगोल के सभी अब पहले तो हम जब प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो एक साथ इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस करा रहे थे, लेकिन अब समय चूँकि कुछ दिन बच गए हैं तो इसमें जो है हम आप लोग के लिए इस प्रकार से जो है रोज़ के हिसाब से एक भूगोल, एक इतिहास और एक पॉलिटिकल साइंस का सेट कंप्लीट करा के मैराथन सेट डाल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप इससे फ़ायदा उठाएं, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।